नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस आंसर राइटिंग और व्याख्या खंड के प्रोग्राम में। दोस्तों, हम लोग दो प्रश्नों पर विचार करने जा रहे हैं। एक तो प्रश्न है देवनागरी लिपि के गुण अथवा उसकी विशेषताएं दोस्तों, और दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे थे कि सूरदास की कविता में किस प्रकार अप्रस्तुत विधान है या सूरदास की कविता में अप्रस्तुत विधान का भरपूर प्रयोग है। इन प्रश्नों पर विचार करने से पहले आने वाले 2 दिन बाद के 2 प्रश्नों को ज़रा लिख लीजिए, उन पर चर्चा करेंगे। एक तो दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल पर अब थोड़ा जोर लगाएंगे। बिहार में शेखर एक जीवनी उपन्यास है, तो उसके प्रश्न को लिख लीजिए। शेखर एक जीवनी किस प्रकार मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास है। इस पर पहले भी काम किया था, फिर करेंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है, अज्ञे का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किस प्रकार मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास है। और दूसरा प्रश्न कविता खंड से जरा उस पर विचार कीजिए कि किस प्रकार निराला अपनी रचनाओं में न केवल समसामयिक प्रसंगों की चर्चा करते हैं बल्कि शाश्वत समस्याओं को उद्घाटित करते हैं। तो ये 2 प्रश्न है। पहला, शेखर एक जीवनी किस प्रकार मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी उपन्यास है, और दूसरा प्रश्न कि निराला अपनी रचनाओं में न केवल तत्कालीन समस्याओं की चर्चा करते हैं बल्कि शाश्वत सभी युगों में प्रासंगिक जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि बिहार पीसीएस ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस दे रहे हों आप या आईएएस की परीक्षा दे रहे हों, देवनागरी लिपि के बिना प्रश्न नहीं पूछे जाते। हिंदी साहित्य में देवनागरी लिपि से प्रश्न आना ही है। देवनागरी लिपि से 2-3 प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। एक, देवनागरी लिपि के गुण दोष। इसी गुण को आप वैज्ञानिकता कह लें या विशेषता कह लें। दूसरा प्रश्न कि किस प्रकार देवनागरी लिपि में समस्याएं रही हैं जिन्हें दोष कहती हैं। और तीसरा प्रश्न कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण या सुधार हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा। ये 3 मुद्दे कर लीजिए तो कुछ अति फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास पर चर्चा करें। कई बार देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पर चर्चा करें, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि देवनागरी के गुण या देवनागरी की विशेषताएं, तो आप इस प्रश्न को कैसे डील कीजिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। भाषा विज्ञान के प्रश्न लिखना ऐसे भी बहुत सहज है, ना कोई बहुत भूमिका की ज़रूरत है, ना निष्कर्ष को बहुत उम्दा रूप से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। भाषा के प्रश्न बहुत सहज और सपाट होते हैं। दोस्तों, देवनागरी के जब गुणों पर बात की जाए तो समझिएगा कि देवनागरी का गुण ही देवनागरी की विशेषता है और देवनागरी की विशेषता ही देवनागरी की वैज्ञानिकता है। खूब ध्यान से सुनिएगा। और जो देवनागरी की वैज्ञानिकता है वही देवनागरी को आदर्श लिपि बनाती है। तो कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है, किन अर्थों में देवनागरी आदर्श लिपि है, किन अर्थों में देवनागरी वैज्ञानिक है, या देवनागरी की विशेषताओं की चर्चा करें या देवनागरी के गुणों की चर्चा करें। दोस्तों, कोई भी लिपि वैज्ञानिक तभी होगी या कोई भी लिपि विशेषताओं से तभी युक्त होगी या किसी भी लिपि के गुणों की बात तभी की जा सकती है जब वह लिपि, पहली बात, पहली विशेषता कि कोई भी लिपि तभी वैज्ञानिक मानी जाएगी
तभी हम कह सकते हैं कि वह लिपि आदर्श है या अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है, या उस लिपि की विशेषता इसी बात पर निर्धारित की जाएगी कि वह लिपि कम समय और कम स्थान में लिखी जाए, कम समय और कम स्थान में लिखी जाए। ये सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि देवनागरी कम समय में कम स्थान में लिखी जाती है, यानी देवनागरी में क्षिप्रता, तेजी से और लाघवता, शॉर्टकट के साथ, लघु से लाघवता शब्द बना है, ये विशेषता पाई जाती है जो अन्य लिपियों की तुलना में, चाहे रोमन हो, चाहे उर्दू हो या अन्य लिपि हो, उनकी तुलना में देवनागरी को यह बात वैज्ञानिक बनाती है, विशेष बनाती है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है। आप यहीं से शुरू भी कर सकते हैं। देवनागरी कैसी है? अक्षरात्मक है, जबकि रोमन आदि लिपि वर्णात्मक है। रोमन जैसी लिपि कैसी है दोस्तों? वर्णात्मक है, यानी रोमन लिपि वर्णों के द्वारा लिखी जाती है, जबकि देवनागरी अक्षर के द्वारा। वर्णात्मक होने का अर्थ कि रोमन में यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि में हम हर वर्ण को अलग अलग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि संभव लिखना है तो S A M B H A W A। देखिए, व्यंजन अलग, स्वर अलग, व्यंजन अलग, व्यंजन अलग, व्यंजन अलग, स्वर अलग, व्यंजन स्वर अलग, सभी वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि वर्णात्मक में आप आधा वर्ण नहीं लिख सकते, वर्ण हमेशा पूरे होते हैं। इसीलिए देखिए, संभव लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्णों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन देवनागरी चूंकि अक्षरात्मक है, इसीलिए देखिए, अक्षर का अर्थ ही है जो 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिला करके बने, यानी स्वर को भी अपने में जोड़ ले। देखिए, भ में भ और साथ में अस्वर भी जुड़ा है, व में भी अस्वर जुड़ा है, स में अस्वर भी है और बिंदी भी है, अनुस्वार भी है। जाहिर सी बात है कि अक्षरात्मक लिपि में कई वर्णों को मिलाकर लिखते हैं। मात्राएं अक्षरात्मक लिपि में लगाई जाती हैं, यानी वर्णों में मात्राओं को हम जोड़ते हैं। कैसे? जैसे रोमन में यदि आपको काला लिखना हो तो देखिए KALA, लेकिन यदि देवनागरी में काला लिखना हो तो देखिए मात्राओं को एक साथ मिला के लिखते हैं। इसीलिए कम समय कम स्थान में देवनागरी लिखी जाती है। इसमें क्षिप्रता पाई जाती है, इसमें लाघवता पाई जाती है। यह लिपि समय साध्य नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है, श्रम साध्य नहीं है। यदि आप कंजूस प्रवृत्ति के हैं तो कह सकते हैं कि धन साध्य भी नहीं है। इसमें ना तो बहुत अधिक कागज़ की आवश्यकता पड़ती है, न स्याही। तो देवनागरी में हम किसी बात को अत्यंत कम समय और कम स्थान में लिख सकते हैं, जबकि रोमन में अधिक समय और अधिक स्थान की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि देवनागरी लिपि आदर्श लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है। अन्य लिपियों की तुलना में इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बाकी लिपियां वर्णात्मक हैं, यह अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक लिपि के अक्षर स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर लिखे जाते हैं। स्वरों को हटा के भी लिख सकते हैं, स्वरों को जोड़कर भी लिख सकते हैं। इसलिए शब्द इसमें कम स्थान में लिखे जाते हैं। तो पहली विशेषता देवनागरी की कि यह अक्षरात्मक है। कैसी लिपि है? अक्षरात्मक है। इसको कम समय कम स्थान में हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी विशेषता की यदि बात करें या दूसरे गुण की बात करें
तो हम कह सकते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वह अन्य लिपियों की तुलना में इस अर्थ में भी वैज्ञानिक है या आदर्श लिपि है क्योंकि इसकी जो वर्णमाला है वह पूरी तरह वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। तो पहली विशेषता आपने क्या दिखाई देवनागरी की कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। जब दूसरी विशेषता की बात कीजिए तो दिखाइए कि देवनागरी लिपि की जो वर्णमाला है, देवनागरी की वर्णमाला पूरी तरह वैज्ञानिक है और व्यवस्थित है। किस प्रकार व्यवस्थित है, क्यों वैज्ञानिक है, जरा देखिए। बात करें यदि दोस्तों रोमन जैसी लिपियों की, तो रोमन लिपि में एक चीज आप गौर करेंगे कि रोमन लिपि में देखिएगा एक स्वर है ए, फिर एक व्यंजन है, फिर स्वर है, फिर व्यंजन है, फिर व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, और फिर ई के बाद एफ जी, यानी व्यंजन स्वर आपस में इधर उधर गुत्थम गुत्थी मिले हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन देवनागरी लिपि में दोस्तों पहले स्वर है, देखिए अ, आ, ई, बड़ी ई है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जिसे हम ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह, और उसके पश्चात दोस्तों व्यंजन वर्ण है। क्या क्या व्यंजन वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, इया। एक बात समझने लायक है दोस्तों कि पहले स्वर फिर व्यंजन। स्वरों में भी देखिए एक छोटा स्वर ह्रस्व के बाद एक दीर्घ स्वर, फिर देखिए एक ह्रस्व स्वर एक दीर्घ स्वर, और इस व्यवस्था के बाद ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर फिर संयुक्त स्वर हैं, फिर अयोगवा है, देखिए। और तब व्यंजन में भी क्या गजब की व्यवस्था है। व्यंजन वर्णों में भी सबसे पहले कंठ्य वर्ण है, कंठ से उच्चारित, एक स्थान से उच्चारित। फिर दोस्तों तालव्य वर्ण है, उसके बाद आप देखेंगे टठ डढ़ मूर्धन्य वर्ण, मूर्धा से भीतरी तालु से उच्चारित। फिर आप देखेंगे तथ दधन दंत्य, दांत से उच्चारित, फिर ओठ से उच्चारित, पफ बभम। दोस्तों इतना ही नहीं, उसके बाद अंतस्थ वर्ण है य र ल व, और तब दोस्तों ऊष्म वर्ण है, क्या क्या, श श श। फिर अगर आप देखेंगे तो संयुक्त वर्ण है क्षत्रज्ञ। इतना ही नहीं, ये वैज्ञानिकता और तब दिखाई पड़ती है जब देखिए एक अल्प्राण ध्वनि के बाद महाप्राण ध्वनि है, क, मुंह से कम हवा, महाप्राण ध्वनि ख, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। इतना ही नहीं, 4 ध्वनि निरनुनासिक है और 5वीं ध्वनि नासिक है। मतलब कि देवनागरी लिपि की वर्णमाला एक निश्चित वर्गीकरण में सजाई गई है, एक वैज्ञानिक क्रम में सजाई गई है, ध्वनियों के अनुसार वर्णमाला है। जैसी ध्वनि है उस प्रकार के यहाँ वर्ण हैं, सभी ध्वनियों के लिए वर्ण हैं। वर्णों का जो क्रम है वो निश्चित है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, सभी ध्वनियों को लिखने के लिए इसमें वर्ण है। दूसरी तरफ रोमन और अरबी फारसी लिपि में इस प्रकार की वैज्ञानिकता नहीं है। आप देखेंगे कि रोमन में ए वर्ण है
उसी से अ का भी काम चलाते हैं, आ का भी काम चलाते हैं। इसको आप तीसरी विशेषता ही बना लीजिए तो और आनंद आएगा। तो पहली विशेषता देवनागरी अक्षरात्मक है। देवनागरी का पहला गुण अक्षरात्मक है। दूसरा गुण कि देवनागरी की जो वर्ण व्यवस्था है वह पूरी तरह वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है। दोस्तों यदि तीसरी विशेषता की बात करें तो अभी उसी की बात हम लोग देख रहे थे कि देवनागरी में वर्णों की जो संख्या है वह उपयुक्त है। अर्थात देवनागरी लिपि किसी भी भाषा को लिखने या अपने में अंतरित करने में सक्षम है। तीसरी विशेषता बनाइए कि देवनागरी लिपि दुनिया की सभी भाषा या किसी भी भाषा को अपने में अंतरित कर सकती है, यानी इसमें लिप्यांतरण किया जा सकता है। इस लिपि में किसी भी भाषा को लिखा जा सकता है। कैसे? इसके पीछे कारण है कि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण है और साथ ही प्रत्येक वर्ण से एक निश्चित ध्वनि भी उच्चारित होती है। ये गजब की इसकी विशेषता है या इसकी वैज्ञानिकता है या इसका आदर्श गुण है। यदि मुंह से ध्वनि निकली क तो उसके लिए वर्ण भी क है। यदि मुख से ध्वनि निकली च, यदि च ध्वनि मुख से निकली तो वर्ण भी च है। समझिए, मुंह से ध्वनि निकली अड़ तो वर्ण भी अड़ है। ड ध्वनि के लिए वर्ण भी ड है। लेकिन इस प्रकार की वैज्ञानिकता ना तो रोमन में है, ना ही दोस्तों अरबी फारसी लिपि में है। क्यों? अरबी फारसी लिपि में भी आप देखेंगे कि एक ही ध्वनि या ऐसा कहें कि एक वर्ण से कई ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं और एक ध्वनि के लिए कई वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स ध्वनि के लिए अरबी फारसी में से भी है, सीन भी है, स्वाद भी है। ऐसे ही ज ध्वनि के लिए जे भी है, झे भी है, ज्वाद भी है, जाल भी है। रोमन में भी आप देखिएगा तो यही समस्या है। जैसे रोमन लिपि की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क लिखने के लिए आप के का भी प्रयोग करते हैं, सी एच का भी प्रयोग करते हैं, सी के का भी प्रयोग करते हैं, क्यू यू का भी प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं एसआई का भी प्रयोग करते हैं, एक्स का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, एसआई से स भी है कहीं कहीं। दोस्तों यदि गौर किया जाए तो ऐसे ही स ध्वनि देखिए, स सी से भी कहीं, कहीं एस से भी, कहीं आप देखेंगे कि एसआई से भी, कहीं टीआई से भी। स्टेशन में देखिए टीआई भी स है, कहीं एक्स से भी स। कई बार समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि हम लोग चुटकुलों का प्रयोग करने लगते हैं। अब रोडा लिखने के लिए RODA लिखते हैं और रोड़ा लिखने के लिए भी RODA लिखते हैं। समझिए, ट के लिए भी टी ध्वनि है, टी वर्ण है रोमन में, और त के लिए भी टी वर्ण है। कई बार समस्या इतनी विकृत हो जाती है कि छोटा और चोटा दोनों के लिए सेम स्पेलिंग है। CHOTTA, CHOTTA, छोटा पढ़ें कि चोटा पढ़ें, हाँ या ना? जैसे CH से च भी है, CH से क भी है। अब केमिस्ट्री में भी CH लिखते हैं और चोपड़ा में भी CH लिखते हैं, तो CH से च भी, CH से क भी। इतना ही नहीं भाई, ह्रस्व स्वर के लिए भी I लिखते हैं
और दीर्घ स्वर के लिए भी आई। कैसे? सीता, बड़ी ई की मात्रा से लिखते हैं सीता हिंदी में, लेकिन रोमन में SITA। करेक्ट है ना भाई? KAM काम भी, KAM कम भी। अब सोचिए RAM रैम भी, RAM राम भी। एक जो वर्ण है रोमन में A, कहीं A बन जाता है, कहीं ए की तरह आता है, कहीं आ की तरह। मतलब चाहे वो रोमन लिपि हो, चाहे वो दोस्तों अरबी फारसी लिपि हो, उनमें वर्णों और ध्वनियों के बीच तालमेल नहीं है। ध्वनि के लिए कई वर्ण हैं और एक ही वर्ण से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। इस वजह से रोमन लिपि को पढ़ने में समस्या आती है। क्या लिखते हैं? ROUGH और पढ़ते हैं रफ, लिखते हैं ल्यूटिनेंट LEU से और पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, लिखते हैं कॉलोनेल पढ़ते हैं कर्नल, लिखते हैं हम्मर हेज पढ़ते हैं हैमरेज। यानी रोमन लिपि जिस प्रकार लिखी जाती है उस प्रकार पढ़ी नहीं जाती, और जिस प्रकार पढ़ी जाती है उस प्रकार लिखी नहीं जाती। यही समस्या अरबी फारसी में भी है। आप देखेंगे कि वहाँ उल्लू बेचारे और आलू बुखारे में बहुत अंतर नहीं होता है। आप देखेंगे कि अरबी फारसी में अब्बू अजमेर गए और अब्बा आज मर गए, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। इसीलिए किसी ने मजाक उड़ाते कहा भी था कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। यानी लिपि में स्पष्टता नहीं है, चाहे वो रोमन हो चाहे वो अरबी फारसी। लेकिन देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा गुण यह है कि जैसे इसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। इसमें वर्णों की इतनी अधिकता है, या यूं कहें उपयुक्तता है, कि यह दुनिया की किसी भी भाषा को अपने में अंतरित कर सकती है। इस लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है। कोई भी लिपि मानक तब मानी जाती है जब वह उच्चारित भाषा को पूरी तरह लिख सके। इसलिए देवनागरी एक प्रकार से वैज्ञानिक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये तीसरी विशेषता। पहली विशेषता क्या? अक्षरात्मक। दूसरी विशेषता क्या? इसके वर्णों में वैज्ञानिकता है, एक व्यवस्थित वर्णमाला है। तीसरी विशेषता क्या है? कि इस लिपि में जो ध्वनि उच्चारित होती है उसी के अनुसार वर्ण है, यानी किसी भी भाषा को लिखने में यह लिपि सक्षम है। किसी भी शब्द को हम इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों, एक चौथी विशेषता या देवनागरी लिपि का एक चौथा गुण आप कहें कि इस लिपि में शिरोरेखा है, हेडलाइन। शिरोरेखा के कारण लिपि न केवल सुंदर दिखाई पड़ती है। देवनागरी लिपि में क्या है दोस्तों? शिरोरेखा। शिरोरेखा किसे कहते हैं? हेडलाइन को। हेडलाइन क्या है भाई? जैसे राम लिखा तो ऊपर ये सिर पर रेखा लगाया। अब इसकी वजह से देखिए मार और भार दोनों में अंतर कर सकते हैं। समझिए भाई, घात और धात दोनों में अंतर कर सकते हैं शिरोरेखा से। इतना ही नहीं, र व देखिए और ख दोनों को अंतर कर सकते हैं। शिरोरेखा से आप एक एक बात अलग दर्शा सकते हैं। अगर शिरोरेखा नहीं रहती तो स्कूल आज, अब इसे क्या पढ़ते? शिरोरेखा नहीं रहती तो छोटे बच्चे पढ़ सकते थे स्कूल आज बंदर खा गया। लेकिन शिरोरेखा है तो इसको हम पढ़ सकते हैं स्कूल आज बंद रखा गया। शिरोरेखा के कारण हम वर्णों को अलग कर सकते हैं, शब्दों को अलग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। और शिरोरेखा से लिपि में सौंदर्य भी आता है। लिपि और सुंदर लगती है, व्यवस्थित लगती है। रोमन तथा अरबी फारसी लिपियों में ऐसी शिरोरेखा नहीं है। इस वजह से कई बार
हम दो शब्दों को जोड़ करके भी पढ़ लेते हैं। किशोरों को सबसे भारी समस्या होती है कि वो दो शब्द भी जोड़ करके पढ़ लेते हैं। पढ़ें कहाँ, कहाँ तक रुकें, कहाँ से बढ़ें। दोस्तों, देवनागरी लिपि की एक पांचवी बड़ी विशेषता यह है कि इस लिपि में पूरी तरह उच्चारण की स्पष्टता है, और वो इसलिए है कि इसमें कोई भी वर्ण मूक नहीं होता। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या नहीं है। क्यों? रोमन में ये मूक वर्ण है। कैसे? जैसे नॉलेज लिखना हो, KNOWLEDGE। अब देखिए, के भी साइलेंट है, डी भी साइलेंट है। ऐसे ही नाइफ, KNIFE। देखिए यहाँ के साइलेंट है। ऐसे ही हैमरेज, HAEMMORHAGE। कितने वर्ण साइलेंट हो गए। इसलिए समस्या इसमें और गंभीर बनी होती है। लिखते हैं अवेसम, पढ़ते हैं औसम, है या ना। लिखते हैं लाग, पढ़ते हैं लाफ। लिखते हैं रॉग, पढ़ते हैं रफ। देवनागरी लिपि में कोई भी वर्ण साइलेंट या मूक नहीं रहता। जो लिखते हैं, नॉलेज, जैसा लिखा वैसा पढ़ा। समझिए, नाइफ, जैसा लिखा वैसा पढ़ा। कर्नल, देखिए, जैसा लिखा वैसा पढ़ा। अरे हाँ या ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साइलेंट लेटर या मूक वर्ण की समस्या नहीं है। इसलिए जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं देवनागरी लिपि में। अन्य लिपियों में यह वैज्ञानिकता या यह गुण नहीं है। दोस्तों, देवनागरी लिपि की एक और बड़ी विशेषता यह है, छठी विशेषता या छठवें गुण के रूप में देखें, कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ी जाती है और ऊपर से नीचे के क्रम में पढ़ी जाती है। इसीलिए इस लिपि को पढ़ने का एक वैज्ञानिक क्रम है। कैसे? देखिए, धर्म, आशीर्वाद, क्या नियम है? देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ी जाती है और ऊपर से नीचे के क्रम में पढ़ी जाती है। तो जरा देखिए, तो धर्म बाईं ओर क्या है? ध। ऊपर क्या है? र। तो ध र म। फिर देखिए बाईं ओर आ। फिर दाईं ओर क्या है? शी। ऊपर क्या है? र। नीचे क्या है? वा। द। आशीर्वाद। ऐसे ही देखिए, याधा प, ये र, ण। ऊपर क्या है? प। नीचे क्या है? र। फिर ण, प्रण। ऐसे ही देखिए, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर, नीचे, रा, स, ट, फिर नीचे र, राष्ट्र। यानी देवनागरी लिपि को पढ़ने की भी एक वैज्ञानिकता है, एक फॉर्मूला है। उसको हम समझकर लिपि को पढ़ सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, किशोरों को ये नियम बता सकते हैं। दोस्तों, एक सातवीं विशेषता है कि देवनागरी लिपि का अभ्यास बहुत आसान है। कैसे? कुछ निश्चित रेखाओं से, जैसे अर्धवृत्त से, जैसे पड़ी रेखा से, खड़ी रेखा से, तिर्यक रेखा से और बिंदी से हम देवनागरी के सभी वर्णों को लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपको लिखना है कमल, तो एक अर्धवृत्त, एक खड़ी रेखा, फिर देखिए एक आड़ी रेखा, एक और आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक अर्धवृत्त, एक पड़ी रेखा, फिर देखिए एक अर्धवृत्त, बगल में एक और अर्धवृत्त, कमल। ऐसे ही
एक आड़ी रेखा, एक उल्टी आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा या एक खड़ी रेखा, एक अर्धवृत्त, एक पड़ी रेखा, राम। ऐसे ही जहाँ बिंदी वगैरह लगाते हैं तो वहाँ भी देखिए कितना आसान है, बच्चों को सिखा सकते हैं, किशोरों को सिखा सकते हैं कि भाई एक छोटी खड़ी रेखा, एक अर्धवृत्त, एक उल्टा अर्धवृत्त, नीचे बिंदी, अड़ा, यही बिंदी अगर बीच में लाएं तो अंग। इसलिए देवनागरी लिपि को बचपन से हम लोग सीखते आए। कैसे? दादाजी की छड़ी सीखते आए ना, बकरी की पूंछ कैसे देखिए भाई, दादाजी की उल्टी छड़ी, एक और डंडा, ऊपर डंडा, ग। तो आप इसे भी लिखें कि देवनागरी लिपि का अभ्यास अत्यंत सरल है, इसीलिए यह लिपि वैज्ञानिक है। इस लिपि के गुण निम्नलिखित या उपरोक्त रहे हैं जिन्हें हम देख करके आए। बहुत ज़्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। उदाहरण जरूर डालिए, ठीक है? आसान है।